बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आज भी आप खैरियत से हैं, हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आज यकुम शाबानुल मुअज़्ज़म है, शाबान का महीना शुरू हुआ चाहता है। कल शाबान का चाँद नज़र आ गया। कुछ शहादतें मौसूल हुई थी पाकिस्तान में और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो रिलीजियस अफेयर्स की इंटरफेथ हार्मनी की मिनिस्ट्री है और रुयत हिलाल कमेटी उसने बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेशन जारी की। और इससे ये है कि 7 और 8 मार्च की जो दरमियानी शब आई थिंक इसमें शब बरात होगी, ये भी उस नोटिफिकेशन का हिस्सा था विद दैट। लेकिन शाबान का महीना भी बहुत ही मोहतरम महीना है, इसकी भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं इसके। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको भरपूर तरीके से गुजारें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपना कुर्ब इस महीने के निस्बत से अता फरमाए। आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा हमारा आजकल तो सुपर लीग से ही होता है। देयर आर 2 सुपर लीग्स देयर गोइंग ऑन। वन इज़ पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग, अदर इज़ पाकिस्तान पॉलिटिक्स सुपर लीग। बट हम फिलहाल क्रिकेट सुपर लीग की बात करेंगे और इसके हवाले से आपको बताएं कि इसका जो 8वां एडिशन है उसका 10वां मैच कल हुआ और लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को तकरीबन उतने ही मार्जिन से हराया जितने मार्जिन से वो खुद पहला मैच आ रहे थे। 63 रन से हार गए। लेकिन क्वेटा की परफॉर्मेंस, इफ यू से वन वर्ड देन इट्स डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं है। क्वेटा इतना बुरा खेल रहा है। वैसे क्वेटा अच्छी टीम हुआ करती थी वंस अपॉन अ टाइम। प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं इमरान, नो व्हाई कराची में जी ये मैच हुआ जिसमें क्वेटा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 199 रन का आदर दिया। लाहौर कलंदर्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 198 रन बनाए और शाहिहुब ने 47, सिकंदर अजहर ने 32 और मिर्जा ताहिर बेग ने 31 रन बनाए। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैस अहमद और एडिन स्मिथ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कोयटा की टीम मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों पर 135 रन ही बना सकी। इमेजिन, और पूरी टीम आउट नहीं हुई है। और जिस वक्त मैंने बिल्कुल लास्ट सेशन जिसको मैं फॉलो कर रहा था उसमें तकरीबन 81 रन चाहिए थे, को 22-23 गेंदों के ऊपर इतना स्लो खेली और उस वक्त भी सरफराज क्रीज के ऊपर मौजूद थे। दिस इज द फ्लॉप गेम प्लान जो कि समझ नहीं आ रहा है। जैसन रॉय कल चल गए बड़े दिनों के बाद, 48 रन उन्होंने स्कोर किए और हफीज साहब भी 25 रन बनाकर नुमाया रहे। लेकिन हफीज साहब को अभी इस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर 25 रन तो नहीं बनाने चाहिए। आई थिंक ही शुड गिव अस सपोर्ट लाइक शुएब मलिक जैसे कराची किंग्स को दे रहे हैं बड़े सीनियर प्लेयर होने की वजह से। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी और वीजे के बारे में बात करें तो 3-3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। पीएसएल में अब तक क्वेटा ने 4 मैचेस खेले हैं जिनमें से सिर्फ 1 जीत पाई है, 3 में हारी है। लाहौर कलंदर्स 3 मैच खेल चुकी है जिसमें से 2 में कामयाबी हासिल हुई है और इस जो हॉट फेवरेट टीम है इस टूर्नामेंट की वो भी लाहौर कलंदर्स ही है। लेकिन क्वेटा से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप हारे, दोनों टीमों में से एक टीम ने हारना है, लेकिन इतना बुरा तो ना हारे कि आपके फैंस के दिल ही टूट जाएं और वो आपको सपोर्ट करें। चलिए नाज़रीन, ये हमारा तज्जिया था। अब इसके बाद वही बात के हमारे जज्बात भी थे। इन डिटेल तज्जिया आपको तज्जिया कारी देंगे। हम तो ऐसे सुबह इससे इदारे का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हम भी अपने तज्जियाकार का भी कोई वास्ता नहीं। अब बात करते हैं पीसीएल की, पाकिस्तान क्रिकेट लीग की, जो कि चल रही है और उसके मैचेस बड़े ही शानदार हो रहे हैं। और आज उस मैच का एक बहुत अहम, उस टूर्नामेंट का एक अहम मैच है और वो है जेल भरो तहरीक। मैं थोड़ा बिल्ड तो करने देना। मतलब ये बिल्ड क्या कर रहे हैं आप पहले क्रिकेट। आज इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के सभी रहनुमा क्या गिरफ्तारी देंगे या फिर मामलात मुख्तलिफ होंगे। आज से जेल भरो तहरीक का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो रहा है और इस के हवाले से आपको ये भी बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से आपको हम बता सकते हैं कि यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इसमें गुलबर्ग मॉडल टाउन वगैरह भी शामिल है। और ये जेल भरो तहरीक के लिए नहीं, ये पीएसएल के लिए नहीं, उसके लिए तो खैर अब क्या कहें। बहरहाल दफ़ा 144 है। अरुणा कभी कभी बहुत मासूम बातें करती हैं। बहरहाल चले अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या सामने आती है। बड़ी खबर में बात करते हैं। इस क्या कहते हैं मासूमियत पे कोई मर जाए। नहीं, आप मेरी मासूमियत पे ना मरे, आप सियासत की बात है और सियासत ये अभी समझते हैं कि पीएसएल की वजह से। खैर अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। आज तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रही है। इस तहरीक का मकसद मुकदमात और गिरफ्तारियों को रोकना है और सूबाई इलेक्शन का 90वें दिन में इनेकाद यकीनी बनाना है। जेल भरो तहरीक का आगाज़ जैसा कि मैंने आपको बताया लाहौर से किया जा रहा है और साबिक वज़ीर ख़ारिजा हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब उन्होंने भी ऐलान कर दिया है
कि मैं लीड करूंगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 200 कारकुनों के साथ उन्होंने कहा कि जी मैं गिरफ्तारी दूंगा, इसमें फवाद चौधरी भी शामिल होंगे। फवाद तो अब एक्सपीरियंस है ना, असद उमर साहब के लिए नई बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर से आए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आज असद उमर भी गिरफ्तारी देने का ऐलान कर रहे हैं। इमरान खान समेत कौन कब गिरफ्तारी देगा फैसला जल्द होगा। उसे पार्टी पे अच्छा टेस्ट भी रखा है खान साहब ने, जरा पता तो चले कि कौन आगे वॉलंटियर करेगा। दूसरी जानिब जी पंजाब की निगरान हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तरतीब दे दी है। जेल भरो तहरीक से पहले मॉल रोड, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग और सिविल सेक्रेटरी के इलाकों में दफा 144 जैसे हमने आपको बताया नाफिज कर दी गई है। जबकि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को ललकारा है और कहा है, धमकी दी है कि जेल भरो तहरीक शुरू करो, ऐसा जवाब देंगे जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। दूसरी जानिब जी चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब ने हुकूमत को एक बड़ा धचका दिया है। उन्होंने जी मुस्ताफी होने का ऐलान किया, सिर्फ 7 माह बाद ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह उन्होंने ये बताई है, ये जराये ने बताई है कि नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही कानून के खिलाफ काम कर सकता हूँ। जराये के मुताबिक गुज़श्ता 1 माह से उनको गिरफ्तारियों के लिए शदीद दबाव था और चेयरमैन नैब के इस्तीफे के साथ ये खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि नैब रावलपिंडी ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नोटिस जारी किया है और उन्हें 9 मार्च को तलब भी कर लिया। इसी केस में शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक को भी 7 मार्च और फवाद चौधरी को 8 मार्च को तलब किया गया। एक फिल्म है, मैंने कहा ना, मैं अक्सर कहता हूँ फिल्म है, पहले पार्ट 1 था, अब उसका पार्ट 2 है। जो कल के हीरो थे वो आज के विलेन हैं, जो कल के विलेन थे वो आज के हीरो हैं। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग एंड इन फैक्ट इट इज नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, उनसे अब बात करते हैं। इम्तियाज़ साहब सुबह बखैर, आई होप यू आर अ गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, मामला ठीक चल रहे हैं इम्तियाज़ साहब? बात अच्छे चल रहे हैं, अभी तक अच्छे चल रहे थे जब तक आप क्रिकेट का जिक्र करें। बस अब सुबह सुबह इम्तियाज गुल साहब अनफॉर्चुनेटली हमें सियासत की बात करनी पड़ती है और जिस तरह इमरान ने भी क्रिकेट और सियासत को एक ही उस पेज पे कर दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है बड़े दो डिफरेंट डायमेंशन। और ये गुल साहब आपकी और हमारी कतई गलती नहीं है, हमारे जो लाखों करोड़ों देखने वाले हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम इस पर बात करें, सो हमारी मजबूरी है। क्या कहेंगे सर, आज इंपॉर्टेंट डे है, तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज के साथ तहरीक इंसाफ आती रहती है। हमें याद है धरने के दिनों में एक सिविल नाफरमानी भी तहरीक इंसाफ ने अनाउंस की थी, फिर एहतजाज की सियासत में बड़ी एक्सपर्टीज है तहरीक इंसाफ की अब तक, और आज जेल भरो तहरीक जो कि एक बड़ा एक्सट्रीम इकदाम है। अब असेंबलीज को छोड़ने के बाद अपनी सारी लीडरशिप उनकी जेल जाने का प्लान करी है। हाउ यू सी दिस? देखिए मालूम नहीं इमरान खान साहब के प्लानर, स्ट्रेटेजिक प्लानर कौन है या एडवाइजर। तो बहरहाल आज तक जो भी किया है, अब बज़ाहिर हम आप सब ये समझते हैं कि उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, उन्हें असेंबली से इस्तीफे दे दिए, फिर 2 सुबह तहलील करवा दी। लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान जो कुछ हुआ है, कतई नज़र के जेल भरो तहरीक से भी नतीजा क्या बरामद होता है, ये कि वो आफ्ताब सुल्तान साहब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, फिर सदर साहब ने इंतखाब का ऐलान कर दिया, और साथ में लाहौर हाई कोर्ट ने जब इससे पहले इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप इंतखाबात की डेट दे दें, और फिर इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं तो अपने अगर मगर में पड़ गए। तो इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्सपोज किया एक लिहाज से, बल्कि खुद जो इमरान खान और उनके साथी बार बार इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये साहब तो PMLN के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, वो बात भी उन्होंने कर दी एक लिहाज से कि हाँ वाकई जो। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो कुछ किया है इमरान खान साहब ने, हमारे आपकी नज़र में बहुत सारे उन्होंने गलत कदम उठाए होंगे, लेकिन वो है साबिक वज़ीर हैं, बहुत एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे हैं, और उन्होंने कम से कम एक काम जरूर किया है कि पाकिस्तान के जो नई नस्ल है, नई नस्ल से मुराद है मेरी जो 30, 40, 50 साल के लोग हैं जिनका पीपल्स पार्टी या PMLN के साथ कोई रूहानी रिश्ता नहीं है, उनमें एक एहसास है, वो एहसास जिसका इजहार IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने मेरे ख्याल डॉयचे वेले के इंटरव्यू में किया कि पाकिस्तान को हम पैसे नहीं दे रहे हैं कि वो सब्सिडीज जो हैं वो चली जाएं, वो कर्जे चले जाएं उन उमरा के खातों में जो कि पहले ही फवायद उठा रहे हैं, बल्कि निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है। तो ये वो जो नई नस्ल खुद को
उससे रिलेट करती है, जो कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि इस मुल्क में टैक्स देने का जो उमरा हैं, अमीर लोग हैं, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें अपने हिस्से का जो शेयर है उसमें अपना शेयर उसमें डालना पड़ेगा कौमी आमदनी में। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम की गालिब अक्सरियत जो ये लूट मार का जो निज़ाम था, जिसमें बकौल मिफ्ता इस्माइल के सिर्फ 1 या 2% लोग काबिज हैं, बल्कि नैब के साबिक चेयरमैन ने भी यही कहा, आफ्ताब सुल्तान साहब ने, कि अपने जो मातहत हों अफसरों से कि आप सिर्फ 1% की बात ना सुने, बल्कि पाकिस्तान के 99% लोगों के अवाम के जो मफादात हैं वो सामने रखें। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त तहरीक है इस लिहाज से। तो इमरान खान ने मेरा ख्याल है अपने हिस्से का जो काम करना था कर लिया है, ये नया शऊर ज़रूर दे दिया है अवाम को। अब उसका नतीजा क्या बरामद होता है, किस हद तक अवाम और जो बड़े बड़े लोग हैं जो अभी तक उनके साथ हैं, कब तक वो खड़े रहते हैं। और जेल भरो तहरीक तो एक अलामती कदम है कि यानी हम इक़्तिदाम के खिलाफ एहतजाज के तौर पे सड़कों पे आ रहे हैं, आप हमें गिरफ्तार कर लें, कितने लोग आप गिरफ्तार करेंगे। तो अब इसका नतीजा क्या बरामद हो, ये एक अलामती इकदाम है और देखेंगे कि कितना कामयाब होता है। ठीक हो गया। इम्तियाज गुल साहब, दूसरी जानिब हम इंट्रो के अंदर मिस कर गए, कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और भी थी। चौधरी परवेज इलाही ने अपने 10 जो MPs हैं उनके साथ तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया और पार्टी ने उनको सदर बनाने के हवाले से भी कहा है, ऐलान किया है तहरीक इंसाफ का। तो क्या किस तरह से देखते हैं आप ये मर्ज होना तहरीक इंसाफ में परवेज इलाही का, और इससे जो सियासी इम्पैक्ट है तहरीक इंसाफ या परवेज इलाही साहब का, जो आप किस तरह से बेहतर होगा या इसका फायदा है, नुकसान है, कि किस तरह से आप इस पे एक्सप्लेन करें? देखिए, ये चौथा बड़ा झटका था जो PDM की हुकूमत को मिला 48 घंटे के अंदर। चौथा बड़ा, पहला था सदर का 2 सूबाई असेंबली के इंतखाब का ऐलान, दूसरा था इमरान लाहौर हाई कोर्ट से 3 मार्च तक जमानत का मिलना, और तीसरा आफ्ताब सुल्तान साहब की जो इस्तीफा है, और चौथा ये है। अब इसमें ये चारों एक अलामतें हैं, एक खास सिमत में हमें पाकिस्तान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो कि अगर आफ्ताब सुल्तान साहब की तरह कुछ लोग और भी यही काम कर लें कि गलत काम करने की बजाय वो अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो मेरा ख्याल है, मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। एक नई तारीख बन रही है कि पहली मरतबा, और आफ्ताब सुल्तान साहब वो साहब हैं जिन्होंने 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में भी साथ देने से इनकार कर दिया। तो उस वक्त एक ASP DSP वगैरह थे, तो उस वक्त भी उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये एक शैम, एक बड़ी अजीब सी शैम एक्सरसाइज है। तो उन्होंने वही काम किया। अभी हालांकि बहुत बड़ी तनख्वाहें होती हैं, आपको मालूम है, छोड़ दिया उन्होंने। तो अगर इस तरह के 3-4 लोग और भी आ जाएं तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक बदल जाएगा, और ये उसके नतीजे में होगा, जो उस तहरीक के नतीजे में या सोच के नतीजे में जो कि इमरान खान ने लोगों के दिलों में डाल दी है। अच्छा, दूसरी जानिब आपने चूंकि खुद PDM की सियासत को रेफर किया, तो PDM क्या हिकमत अमली आपके ख्याल में इस वक्त इस टर्मोइल से पॉलिटिकली भी इनको निकाल सकती है, और इनकी हुकूमत को लेकर भी, चूंकि सियासत करने के लिए नून लीग ने तो मरियम नवाज को मैदान में उतारा है, पीपल्स पार्टी के बिलावल हैं और वो उसको लेकर चल रही है, लेकिन इसके बावजूद कल भी हमने ये नुक्ता उठाया था कि इस वक्त अगर सियासत हो रही है तो वो या तो डायरेक्टली तहरीक इंसाफ सियासत कर रही है, या अगर किसी और जमात की कोई सियासत है तो वो इमरान खान की वजह से हो रही है। तो व्हाट अबाउट PDM जी, इनकी पॉलिटिकली क्या हिकमत अमली यूसी होनी चाहिए इम्तियाज गुल साहब, जो इनको समहाउ किसी ट्रैक के ऊपर, क्योंकि बहरहाल एक अच्छी हुकूमत के लिए एक अच्छी अपोजिशन जरूरी है और एक अच्छी अपोजिशन के लिए एक अच्छी हुकूमत जरूरी है, ये लाजमो मलजूम है जमहूरी अमल के अंदर। देखिए, वो पहला मैं सवाल आपका मिस कर गया था कि परवेज इलाही साहब के PTI में दाखिल जी क्या फर्क पड़े। जाहिर है ये बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ना सिर्फ PTI को हेल्प मिलेगी बल्कि खुद परवेज इलाही, उनके बेटे को भी हेल्प मिलेगी। तो उन्होंने भी भांप लिया है कि इस वक्त एक लहर चली हुई है, लिहाजा हमें इसमें शामिल हो जाना चाहिए, और इससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नक्शा भी क्लियर हो रहा है। दूसरे आप देख लें कि तमाम तर सियासत का महवर इमरान खान है। PDM ने तमाम तर अपनी तोपें इमरान खान की तरफ की हुई हैं, और अगरचे मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने लॉन्च किया है, मतलब वो ठीक है, अगर किसी फिल्मी किरदार होता तो बड़ा अच्छा होता, हीरोइन के तौर पे वो आ सकती थी, लेकिन जो उनकी बातें आई हैं चंद इंटरव्यूज में,
उसने तो उनकी जहानत का भी पोल खोल दिया है, मैं समझता हूँ। उनको बहुत ज़्यादा बातें किसी ने सिखा दी हैं और वो बगैर प्रोसेस किए हुए इंटरव्यूज़ में बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि उनका कोई अच्छा इंप्रेशन पड़ा है। तो जो परवेज़ इलाही साहब मैं साथियों के जो शामिल हो गए हैं पंजाब में, तो उससे मैं समझता हूँ PMLN को एक और धचका मिलेगा। उससे अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते, देखे ना वो, और वैसे भी हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि PDM क्या है। PDM पीपल्स पार्टी है, PMLN है, बहुत आपने कर लिया तो मौलाना फजल रहमान है, दैट्स इट। उसमें महमूद खान अचकज़ई की पार्टी है, वो अपने 5-6 लोग अपने पार्लियामेंट में भी होते हैं, हुकूमत में भी होते हैं, उनकी जमहूरियत वही है, ख़ानदान के अंदर है। फिर अली वजीर साहब, मोहसिन दावर साहब हैं, वो 1 और 2 मैन पार्टीज हैं। बाकी तो एक एक जमात की पार्टियां हैं। तो इसमें PDM शुरू से ही चूं अचार का मुरब्बा। आप हमारे साथ रहिएगा। हमें इस वक्त शाह महमूद कुरैशी ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वजीर खारजा भी हैं और तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा हैं। उनसे हम बात करते हैं। शाह साहब सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। खबर तो हम पहले दे चुके हैं और मुसलसल इस पर हम बात भी कर रहे हैं। जेल भरो तहरीक का आगाज़ आज आप कर रहे हैं और आप हमारी लीड स्टोरीज के अंदर हैं कि आप सबसे पहले इसका आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे स्ट्रैटेजी जानना चाहूँगा जी, क्या प्लान्स हैं आपके शाह साहब अपने कारकुनों के हमरा? आज आप कैसे इसका आगाज़ करेंगे और हाउ आर यू गोइंग टू लीड दिस होल कैंपेन? देखिए, एक फैसला हुआ है कि इस वक्त जो आइन शिकनी हो रही है, इस वक्त जो बुनियादी हकूक को पामाल किया जा रहा है जिस बेदर्दी से, और इस वक्त जो मईशत के साथ किया गया है और उसके असरात जो एक आम शहरी पर पड़ रहे हैं, इनको सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन एहतजाज का फैसला किया है। और वो एहतजाज है, हम न गिराव करेंगे, न जलाओ करेंगे, न तोड़ फोड़ करेंगे, हम अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे एक टोकन के तौर पर कि कौम अवाम इन फैसलों को मुस्तरद कर रही है, इन्हें पसंद नहीं कर रही। इससे मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। इसके लिए आज आगाज हो रहा है, लाहौर से हो रहा है। चेयरिंग क्रॉस पे लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ हमारे कुछ कारकुना, कुछ पार्लियामेंटेरियंस और लीडर्स अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। मैं खुद उस काफिले को लीड करूंगा एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी और अपनी गिरफ्तारी वहाँ पेश करूंगा। इसी तरह ये फिर पेशावर में काफिला जाएगा, वहाँ गिरफ्तारियां होंगी, रावलपिंडी में होंगी, मुल्तान में होंगी और दीगर शहरों में होंगी और ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। अब एक ही रास्ता है, मुनासिब रास्ता, जो सदर साहब ने जो फैसला किया है। उन्होंने मुल्क में इंतखाबात की तारीख दे दी है, 9 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं। अगर इंतखाबात करवा दिए जाएं कौमी सतह पर, तो ये सारा तरद्दुद और ये सारी खींचातानी और ये सारा तनाव जो आज मुल्क में आप देख रहे हैं, वो बैठ जाएगा। लोग अपना इंतखाब कर सकेंगे, जिसको मुनासिब समझेंगे वो अपना एतमाद का वोट देंगे और वो फिर इस मुल्क लेकिन शाह साहब, आपको नहीं लगता आप हुकूमत का काम आसान कर रहे हैं? हुकूमत तो चाहती है कि आप लोग बिहाइंड द बार्स हों, आपके आम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर भी चुकी है। और दूसरा एक और सवाल इसी जिम्न में ये है कि आप दोनों सूबों में शाह साहब मुतालबा कर रहे हैं, वहां पे तो आपकी पहले हुकूमत थी, तो अगर दोबारा इंतखाब हो भी जाते हैं तो आप मरकजी हुकूमत को कैसे तंग कर पाएंगे कि वो मरकज में इंतखाब की जानिब जाए? पहली बात तो ये है, हुकूमत क्या चाहती है वो हुकूमत जाने। हम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के अलावा कोई ऑपोजिशन नहीं है, सब सरकार का हिस्सा है, सब सरकार की बांसुरी बजा रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा मीडिया का अंसर भी बावजूद खामोश है, मसलहत के तहत खामोश है, या घबराया हुआ है या दबाव में है। और वो जो लोग, महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा। आप देखें ना, इस वक्त जो माशी बहरान है उस पर बात नहीं कर रहा। बहरहाल बाकी जो हम समझते हैं कि ये जो इंतखाबात अगर होते हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, लामुहाला जनरल इलेक्शंस जो हैं
वो अब इनएविटेबल होंगे। जनरल इलेक्शन तो होने, हम कह रहे हैं 2 मरलों के बजाय बेहतर होगा एक ही मरले में करवा लिए जाए। वक्त का ज़िया भी नहीं होगा, पैसे का ज़िया भी नहीं होगा। इलेक्शंस तो होने हैं। अब हुकूमत ताखीरी हर्ब इस्तेमाल कर रही है, कब तक करेगी, क्यों करेगी, ये है सवाल जो आज ज़ेरे गर्दिश है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। ठीक, उन्होंने खुद खत लिखा और डेट सजेस्ट की गवर्नर पंजाब को 9 अप्रैल की। प्रेसिडेंट साहब ने उनको मशावरत के लिए दावत दी, वो न गए। तो वो जो कोशिश थी कि इस तरीके से गुफ्तगू शदीद से आइन का सहारा लेते हुए मुल्क को इस दलदल से निकाला जाए, तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की है। और ये जो जेल भरो तहरीक है, ये भी एक पुरअमन राइट। शाह साहब चले, ऑल द बेस्ट जी, ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं क्या सूरत हाल सामने आती है। आपका मौक़िफ़ हमने जाना। शाह महमूद कुरैशी साहब नुमा तहरीक इंसाफ के इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस वक्त आपको इस्लामाबाद दिए चलते हैं, जहाँ पे वज़ीर लाहौर के अंदर इनफैक्ट साद रफीक साहब मीडिया से बात करें, आपको दिखाते हैं। आर्टिकल 57 के तहत जो सदर पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, क्या उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और विफाक क्या करने जा रहा है? दो बिल्कुल अलग सवाल है। जो पहला सवाल है वो मेरे ख्याल में बहुत पर्टिनेंट है कि सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको हुकूमतों को उनकी तिबी उम्र पूरी करनी देना होगी। जब इमरान खान और उसके सहूलतकार जो इस्टेब्लिशमेंट में थे और अदालतों में थे, जब वो ये खेल गद्दा खेल रहे थे हमारी मुंतखब हुकूमत को गिराने का, तो हम बार बार ये कह रहे थे हर फोरम पे कि अगर आप हमें गैर फितरी तरीके से निकालेंगे तो जो निज़ाम अपनाना चाहते हैं चलेगा वो भी नहीं। एग्जैक्टली वही हुआ ना, तो वो निज़ाम नहीं चला। अब बात ये है कि ये खेल शुरू नहीं करना चाहिए ना। जब आप खेल शुरू करते हैं तो फिर ये नहीं हो सकता कि जो बीज आप बोएंगे वो काटेंगे नहीं। इमरान खान के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ उसके साथ? वो महफूज है, अल्लाह उन्हें महफूज रखे, उनका ख़ानदान भी बचा हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, यूसुफ अब्बास शरीफ, उनके ख़ानदान के लोग जो जलावतन हो गए, अभी तक जलावतन है। कलसूम नवाज शरीफ साहबा के साथ बीमारी की हालत में जो हुआ, पूरा ख़ानदान तो उनको रगड़ा लगा दिया, फिर पूरी पार्टी और पार्टी के तमाम सीनियर लोगों को जेलों में डाला। हम तो नहीं चीखें मारते थे उस वक्त, हमारे साथ जुल्म हो रहा था, हमें रोते देखा कभी? हम तो 16-16 माह 18-18 माह बाद भी नहीं रोए। ये चौथे दिन चीखें मारने लगते हैं, टीवी पे आके कहते हैं हमारे बच्चे परेशान हो गए। आपके बच्चे हैं तो बाकियों के बच्चे नहीं थे? आपको शर्म हया नहीं आती थी उस वक्त? हम तो फिर भी इसकी हिमायत नहीं करेंगे अगर किसी को गलत पकड़ा जाए। गलत पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए गलत किसी को, लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी? और क्या अगर कोई रियासत के खिलाफ खेल खेलेगा और रियासत को दिवालिया कराने की साजिश का हिस्सा बनेगा एलानिया, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, 10वां हिस्सा भी नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ है। हम नहीं चाहते इनके साथ वो कुछ हो जो हमारे साथ हुआ है, लेकिन इन्हें हया आई है, इन्हें शर्म आई है। इमरान खान जो है उन्होंने अपने गिरेबान के अंदर झांका है जो वो करतूतें करते थे और करवाते थे। और मैं आपको एक और आज बात बताऊं, इसका इसलिए कुछ नहीं बनना और इसे इसलिए किसी ने रास्ता नहीं देना कि इस आदमी पर किसी का एतबार नहीं है। आपके मुखालिफ का भी आप पर एक एतबार होता है कि इसको मौका मिलेगा ये फलां फलां गंदा काम नहीं करेगा। इसके बारे में सब लोग ये जानते हैं, इसे जब मौका मिलेगा ये फाउल प्ले करेगा और गंद डालेगा। इसलिए भी इसे किसी ने रास्ता नहीं देना। उसने किसी को कहा है कि मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, मैं कानून से बाहर नहीं जाऊंगा। आज तक झूठ बोलता है, वो मुसलसल झूठ बोलता है, मुसलसल इंतकाम की बात करता है। तो उस आदमी को कौन रास्ता देगा? कोई रास्ता नहीं देगा। भाई साहब, सेंट्रल में आपकी हुकूमत है और मियाँ नवाज शरीफ साहब वो बाहर हैं और मुसद्दर आप समेत बहुत से जो आपके रहनुमा हैं वो यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए और इस वक्त हालात जो है उनकी डिमांड कर रहे हैं और मुख्तलिफ डेट्स भी दी गई, तो उनके ना आने की क्या वजह है? ये बताइए। एक तो उनके प्रोसीजर है जो कुछ मुकम्मल होने हैं, अब हम खुद चाहते हैं वो आए, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन निज़ाम अदल पर एतबार भी तो होना चाहिए ना। बहुत मेहरबानी।
ख्वाजा साद रफीक लाहौर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद है। गुल साहब, आई होप यू कैन हियर मी। दोनों अतराफ से आपने मौक़िफ़ सुना, ताज़ा तरीन इत्तफाक से ख्वाजा साहब भी आ गए और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये कहा। उन्होंने कहा हम आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त ये सारी तहरीक चला रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल प्योरली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सियासी नुक्ता निगाह से तहरीक इंसाफ क्या कोई फ़ायदा उठा पाएगी? पहले वो असम्बलियों से निकले, जिसका आपको भी मालूम है कि तहरीक इंसाफ बाद में उसने रिग्रेट किया कि हमें असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी, जो मुश्किलात उनको पेश आ रही हैं अब भी एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारे मामलों में, और अब ये जेल भरो तहरीक जिसमें उनकी पूरी लीडरशिप अगर जेल चली जाती है, तो वुड इट रियली हेल्प द पॉलिटिकल कैंपेन? जी देखिए, हमें शुरू में भी हमने ये बात की कि हम स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हैं, लेकिन देखिए जो भी उन्होंने हिकमत अमली इख्तियार की है, आप अगर जरा सा खुद को दूर करके देखें तो इम्तियाज़ गुल साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, आपकी वीडियो प्लीज ऑन करिए। आपको देख नहीं पा रहे हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं। मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है चूंकि मैं रास्ते में हूँ। ओके ओके, चलें, कैरी ऑन सर, कंटिन्यू। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त जो भी भले पीटीआई ने गलतियां की हैं, लेकिन उसका फायदा, उसके नतीजे में हुकूमत ने या रद्द-ए-अमल में हुकूमत ने जो कुछ किया उसका फायदा पीटीआई को ही हुआ है। यानी जो कुछ शेख रशीद के साथ, जो कुछ फवाद चौधरी के साथ हुआ और खुद इमरान खान के साथ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये तहरीक भले हुकूमत की नज़र में वो नाकाम हो जाए, लेकिन उसका कोई ना कोई फ़ायदा इसी को होना है। अलबत्ता देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है, क्योंकि हमें इसको अब इस पाकिस्तान का सोचना है, कोई तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का नहीं सोचना है। ये तो हमारी हुकूमत देखें ना, किसे एक लिहाज से तिलमिला रहे हैं, चाहे ख्वाजा साद रफीक हैं या ख्वाजा आसिफ हैं, वो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मैं 3 दिन से सुन रहा था कि वो ख्वाजा आसिफ सदर ममलिकत को उनकी आईनी औकात याद दिला रहे हैं। वो नहीं सोचते कि सदर ममलिकत ख्वाजा आसिफ के सुप्रीम कमांडर हैं। सदर ममलिकत इस फेडरेशन के बाप की हैसियत रखते हैं, तो वो एक सबॉर्डिनेट उनका, चाहे वो ख्वाजा आसिफ है चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको किस तरह इनकार कर सकता है मुलाकात से, या उनको तहकीर आमेज अंदाज में उसका जिक्र कर सकता है? तो ये तमाम बातें वो जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने तो एक अलग से तमाशा खड़ा कर दिया है, लिहाजा हुकूमत जो मर्जी कर ले उसका फायदा लामहला तौर पे, भले इंतखाबात अभी ना हो, जब भी होंगे इनको पता है कि इनके अभी रास्ते, इनका वोट बैंक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, दूसरी जानिब जिससे आपने खुद भी कहा, अभी तो हमने तहरीक इंसाफ को इस सारी जेल भरो तहरीक के हवाले से बात की कि क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आपने हुकूमत की जो स्टेटमेंट्स का भी जिक्र किया, ख्वाजा आसिफ हों, राना सनाउल्लाह हों, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कहा है कि अगर ये जेल भरो तहरीक का आगाज़ करते हैं तो इसकी जो बात की जिम्मेदारी है वो तहरीक इंसाफ को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उन्होंने काउंटर बहुत ही कुछ अजीबोगरीब अल्फाज में बोला है। सो हाउ डू यू सी कि अगर तहरीक इंसाफ आज से चूंकि कैंपेन का आगाज कर रही है तो किस तरह से हुकूमत रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि फिलहाल तो सियासत में कुछ भी हो सकता है। देखिए, हुकूमत के जो राना सनाउल्लाह जैसे हमारे सियासतदान हैं, मरियम सफदर साहिबा, इनके अगर इख्तियार में होता तो आज इमरान खान पाकिस्तान में मौजूद ही ना होता, जिंदा ही ना होता, पीटीआई के लोग मौजूद ही ना होते, सबको इन्होंने जेलों में डाला होता। लेकिन बदकिस्मती से इनका बस नहीं चलता, और अल्लाह ताला भी देख रहा है, अवाम भी देख रहे हैं कि उनके साथ 75 सालों से क्या किया। उनके साथ ये 2 घराने हैं, इन्होंने 75 साल से, पिछले 40-50 साल से क्या हो रहा है। लिहाजा जो बेवकूफ़ बनाने वाला दौर था अवाम को, वो अब गुजर चुका है, इसीलिए ये अब इंतखाबात नहीं करवा रहे। देखें ना, सारा निज़ाम इकट्ठा हो गया है इंतखाबात ना करवाने के लिए। फौज कहती है ठीक है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, आप हमारे साथ मौजूद। इम्तियाज़ गुल साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर, और इससे पहले हमने पॉलिटिकल ओपिनियन भी जानी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट तड़के तड़के, जिसमें आज अवाम रिएक्शन दे रही है। मिनी बजट हो, टैक्सों की भरमार हो, अवाम बहुत परेशान है। इस हवाले से क्या कह रही है, देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो तड़के तड़के में मैं हूं सिकंदर बट। आटा, चीनी, दाल, चावल, घी की कीमतें नहीं बताऊंगा, सीधा मुद्दे पर आऊंगा। हाल ही में पाकिस्तान में
मिनी बजट के जल्जले के झटके महसूस हुए हैं। अवामी रिएक्टर स्केल पर इन झटकों की क्या रीडिंग है, आइए जानते हैं पब्लिक से ही। क्या हो रहा है तड़के तड़के? के कुछ नहीं, सवारी के लिए खड़े हैं। कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके? 6 फैमिली मेंबर्स को वाहिद ये रिक्शा पाल रहा है? बेटा है, बीवी भी काम करती है। 6 अफराद की फैमिली में से 3 लोग काम कर रहे हैं, घर चल रहा है? आगे जितना नहीं अच्छा चल रहा, बुरा ही चल रहा है। ये नोट करने वाली बात है कि एक घर के 6 फैमिली मेंबर्स हैं, उसमें से 3 जो हैं वो वर्किंग टूल हैं, ATM नोट कमाते हैं, लेकिन इवन देन उनका गुजारा नहीं हो रहा। मिनी बजट ना तो गैर आईनी है और ना ही गैर कानूनी है। पाकिस्तान समेत दुनिया के और ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशंस में भी इसकी प्रोविजन मौजूद है। इमरजेंसी के दिनों में ये काम आता है। कोई पेंडेमिक आ जाता है, कोई डिज़ास्टर हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई पेस्टिलेंस पैदा हो जाती है, लिहाजा आइन में इसकी गुंजाइश रखना बहुत ही ज़रूरी है। भैया तड़के तड़के आप ये मंडी में क्या कर रहे हैं? ये मिनी बजट का एक नया जल्जला आया है, उसके झटके कैसे महसूस किए हैं आपने? मिनी बजट का जो जल्जला है ये सारा का सारा हमारे अमाल की वजह से है। कुछ तो महंगाई हुई, कुछ दुकाना वाले ने महंगाई की भी। एक दुकान ते जाएगी ना तो रेट दसते ने, दूसरी दुकान ते जाएगी तो कहते ने इन्ने दे ले लो, इन्ने दे ले लो। महंगाई को कौन कंट्रोल करेगा? इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। महंगाई पर कंट्रोल नहीं है ये वो आतिश गालिब जो बढ़ाए तो बढ़े पर घटाए ना बने। मैंने पूरी मार्केट विजिट कर ली है। मिनी बजट के बाद आवाम की बहुत ही बुरी हालत है। हर बंदा फिक्रमंद है, हर बंदा डिप्रेस्ड है, हर बंदा टेंशन में है, सिवाय एक के। पता कौन? मौजा ही मौजा। मिनी बजट या अल्फाज दीगर सप्लीमेंट्री बजट की नौयत कुछ ऐसी है जैसे सालाना इम्तहानात में फ़ेल होने वाले स्टूडेंट्स को एक बार फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में अपीयर होना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह बजट बनाते वक्त गलत तखमीना लगाने वालों को दोबारा बजट पेश करना पड़ता है। फ़र्क ये है, सप्लीमेंट्री इम्तहानात में अपीयर होने वालों की फ़ीस उनके वालिदैन अफोर्ड करते हैं, जबकि सप्लीमेंट्री बजट पेश करने वालों की फ़ीस पूरी पब्लिक बेयर करती है। आप सोच रहे होंगे पाकिस्तानी कौम मिनी बजट की बेड़ियों से कब आज़ाद होगी? जब तक पाकिस्तान की इकॉनमी बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के शिकंजे में है तब तक ये मिनी बजट की बेसुरी बांसुरी बजती रहेगी। ये हुकूमत है। अच्छा, और ये हमारा ये अवाम है। ओके जी, ये देखें, ये इनका नुकसान नहीं हो रहा, हमारा नुकसान हो रहा है, इस गन्ने का नुकसान हो रहा है। आम नूं सोचना चाहिए एक बार इकट्ठे होकर बाहर निकलना, इहदा मुल्क का कोई बंदोबस्त कर, नहीं तो मुल्क तो लगा जाता हाथों के विचों इन्हां दे। भाई देखें, ये जो मिनी बजट आया ना, ये लोगों की अब तो बाँ हो गई है। हमें हुक्मरानों पर यही उम्मीद थी जो इन्होंने कर दी है, क्योंकि जब से ये डार साहब आए हैं ना, कोई ना कोई नई मुसीबत लेके आते हैं। माना कि इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत पंगे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे दिन बड़े चंगे हैं। मिनी बजट ज़्यादा आने के बावजूद ये भाई साहब सोए हुए हैं। ख्वाबे गफलत है और तन्हाई है। बाजार में जिसे देखो महंगाई ही महंगाई है। आपने अक्सर सुना होगा कि IMF हमें बड़ी कड़ी शराइत पर कर्जा देती है। कभी आपने सोचा कि हम पर कड़ी शराइत क्यों रखी जाती हैं? अपनी ज़ात से ही मिसाल ले लें। बिलफर्ज आपसे किसी ने कर्जा मांगा, अगर वो इंसान सीधा साधा और ईमानदार है तो आप उसे थोड़ी बहुत फॉर्मल किस्म की डॉक्यूमेंटेशन करके उसे कर्जा दे देंगे। लेकिन अगर वो पार्टी डिफ़ॉल्टर हो तो आप उससे हज़ारों तरह की ज़मानतें मांगेंगे, गारंटीज़ मांगेंगे। यही कुछ हमारे साथ होता है। आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार कर। लें जी, संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे, पर महंगाई ने गाड़े हैं झंडे। मार्केट में आके मुझे एक चीज मुनकशफ हुई है
कि अभी सिर्फ चीज़ों के महंगे होने का ऐलान हुआ है। इन दुकानदारों ने अभी तक महंगी खरीदारी नहीं की, लेकिन इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए हैं। मिनी बजट ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स की बात करते हुए मैंने यहाँ लोगों से पूछा कि क्या हमारे हुक्मरान ज़्यादा जालिम हैं या IMF? नहीं, हुक्मरान तो जालिम हैं ही, वो भी हैं, लेकिन IMF ज़्यादा है, जालिम है। हमें उनके पास जाना चाहिए नहीं, अगर जाते हैं तो फिर उनकी बातें माननी पड़ेंगी। तो ये था आज का तड़के तड़के। हासिल बहस ये है, जिन ममालिक ने भी इस जदीद डेमोक्रेटिक मॉडल पर तरक्की की है वो साल में एक बार बजट बनाते हैं और बहुत जामे और कॉम्प्रिहेंसिव बजट बनाते हैं। उनको साल में दोबारा बजट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पब्लिक के साथ झूठ नहीं बोलते, बल्कि अपने वसाइल के अंदर रहकर पब्लिक के साथ सच बोलते हैं। लिहाजा उन्हें दोबारा बजट की तरफ नहीं जाना पड़ता। अगर हम इन्हीं लाइन्स पर रहें तो इंशाल्लाह वो वक्त भी दूर नहीं जब पाकिस्तान का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। वेलकम बैक। अब उस वाक़े की बात करते हैं जो कल से खबरों की जीनत भी है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अफसोसनाक वाक़यात पाकिस्तान के लिए नए नहीं हैं, लेकिन हर बार जब इन वाक़यात पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो ये रिपीट होते रहते हैं। हम बारखान की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक माँ को 2 बेटों समेत तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। ये बलूचिस्तान का वाक़या है और उनकी लाशें कुएं में फेंक दी गईं। जो मकतूल खातून हैं, चंद रोज़ पहले उनकी सोशल मीडिया पर दुआइयाँ देते एक वीडियो आई थी जिसमें उनके हाथ में कुरान करीम है और वो उसको गवाह बना के कह रही हैं कि मैं इस वक्त कैद में हूँ और नाम ले रही हैं कि किसकी कैद में हूँ। वर्सा ने इस वाक़े के बाद कल लाशें वज़ीर आला हाउस के सामने रखीं। मुजाहिरीन ने कातलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब जो कोयटा पुलिस है वो कहती है कि सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खेतरान, जिन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने घर में सब जेल बनाकर इनको कैद रखा और कत्ल किया, वो मिल नहीं रहे उनको कि मुद्दई नहीं मिल रहे उनको कि FIR दर्ज हो और उनको फिर गिरफ्तार किया जाए। और ये भी कह रहे हैं कि हमने छापा मारा है, कोई सब जेल मिली नहीं है, लेकिन खातून का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है इसके ऊपर। और पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने उन्हें गोलियां मारकर लाशें कुएं में फेंक दी हैं। मरी इत्तेहाद के रहनुमा खान मोहम्मद ने लाशें पहचान ली। कत्ल किए जाने वालों में खान मोहम्मद की अहलिया गिरानाज और उनके 2 बेटे नवाज और अब्दुल कादिर शामिल हैं। चंद रोज पहले हमने आपको बताया कि इन खातून की वीडियो आई थी सोशल मीडिया पर। कुरान पाक इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और ये कहा था कि इसे सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान ने बच्चों समेत निजी जेल में कैद कर रखा है। खान मोहम्मद ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके खानदान के दीगर 5 अफराद अभी तक अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में कैद हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाक़े की मज़म्मत की और कहा है कि मुतासरा खानदान के साथ देंगे। इसी हवाले से डिटेल ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मोहम्मद अकरम, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है और ये जो वीडियो आई उसके बाद अब खातून की लाश मिली है उनके 2 बेटों समेत, क्या तफसीलात हैं इस वाक़े के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल। और ऐसा है, ये इंतहाई अंदोलनाक पक्ष बारखान के इलाके में जो पेश आया है, इस पर जो है सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान पर मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर बारखान में एक जो है निजी जेल कायम कर रखी है जो इलाका मकीन है। इलाका मोतबरीन उनको यही कहना है कि वहाँ बेगार कैंप कर रखा है जहाँ खवातीन और बच्चों को जोरी जबरदस्ती लाकर उठाकर वहाँ रखा जाता है, उनसे मेहनत मशक्कत कराई जाती है, काम लिया जाता है। तो ये खातून और जो है इसके 2 बच्चों की जब लाशें बरामद हुई हैं तो इलाका मोतबरीन और खसूसन जो मरी कबाइल की खवातीन थी और ये अफराद थे जिनको अगवा किया गया था और उस निजी जेल में रखा गया था, उनकी जब लाशें बरामद हुई हैं तो मरी कबाइल के जो रहनुमा है जहांगीर खान मरी, उन्होंने गुज़िश्ता रात जो रेड जोन के बाहर लोगों ने धरना दिया था लाशों के हमरा, वहां पर मीडिया से बातचीत करते को कहा है कि सूबाई वजीर ने जो है जिस तरह से बेदर्दी से इनको कत्ल किया है और जो है खातून को जो है उस पर तेजाब फेंका और फिर लाशें कुएं में फेंक दी, इस हवाले से उनको ये कहना था कि हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ये कोई अपनी नौयत का एक वाक़या नहीं है, वहाँ पर कई इस किस्म की फैमिलियाँ हैं जिन्हें निजी टॉर्चर सेल में अब भी रखा गया है। इसी खातून के अब भी 5 बच्चे उनकी कैद में हैं। उनका यही कहना था कि किसी न किसी तरह से हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, जिस तरह से हुकूमत अपनी रिट कायम करने की जो अकरम, पुलिस के हवाले से बताइए, ये खबर का बैकग्राउंड तो हमें मालूम है, पुलिस के बारे में बताइए। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कल मौक़िफ़ ले रही थी कि उन्हें मुद्दई नहीं मिल रहा जो जान के डर से बाहर और FIR कराए, और कल हमने एक स्टेटमेंट ये भी पढ़ी कि पुलिस फिर ये कह रही थी कि हम नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मतलब इस्तिस्ना देना है उस शख्स को जो कि इस वाक़े का जिम्मेदार है। पुलिस क्या कर रही है इस वक्त?
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात भी पुलिस ने बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी के लिए जो है छापे मारे। इनके कोयटा का जो घर है सूबाई वजीर का पटेल रोड मुल्तानी माला में, वहां पर जो है किसी किस्म को कोई जो है गिरफ्तारी उनके सामने नहीं आई और दीगर जो मुद्दई है वो भी सामने नहीं आ रहे। पुलिस खुद भी जो है तशवीश का शिकार है क्योंकि कोई भी इस वक्त जिसमें जो इनकी गिरफ्त में नहीं आ रहा है। बारखान से लेकर कोयटा तक जितनी भी जगह थी वहां पर जो है पुलिस ने गाहे बगाए छापे भी मारे, लेकिन इस वक्त इनकी गिरफ्तारी में कोई भी नहीं आ रहा। जो मोतबरीन थे, इलाका मोतबरीन थे, लवाकिन थे, रेड जोन के बाद धरना देकर बैठे थे, वो यही कह रहे थे कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वो लोग अपने प्यारों की लाशों को तब तक जो नहीं दफनाएंगे जब तक जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाएगा। दूसरी जानब गुज़िश्ता रात वज़ीर आला बलूचिस्तान से जाना एक आला सतही वफ़द जिसमें नसीबुल्लाह मर्री, जिनका ताल्लुक मरी कबाइल से है, उन्होंने भी मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर कोयटा और दीगर आला हुकाम ने इस हवाले से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दे दी गई है। देखना यह है कि 1 से 2। अच्छा मोहम्मद अकरम, जो वजीर हैं सरदार अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने इल्जामात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आने से पहले इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं, अवाम इस तरह की किसी भी अफवाह पे जो है कान ना धरें। तो पुलिस ये जो गिरफ्तारियों के लिए छापे मार रही है, अब ऑब्वियसली निजी जेल का मामला था, उस खातून ने अपनी वीडियो में भी कहा कि जिनमें निजी जेल में उनको कैद किया गया उनके बच्चों समेत। तो ये क्या मजीद पुलिस इस हवाले से क्या करेगी? निजी जेल कहाँ पे है? कोई इस हवाले से सुराग लगा है कि कोई घर पे जहाँ पे छापे मारे? आपने कोयटा में बताया अभी। कोयटा में तो बाकायदा तौर पर उनकी निजी जेल के हवाले से जो उनका मेहमान खाना था वहां पर कोई भी जो है इस किस्म का कोई शख्स बरामद नहीं हुआ। लेकिन जो बारखान में है, जो लोग लेकर आए, लाशें लेकर आए, जो धरना देकर बैठे, उनको ये कहना है कि बारखान कोलू में बाकायदा तौर पर ये निजी जेलें कायम है जहाँ पर लोगों को अकूबत खानों में रखा हुआ है, उन पर टॉर्चर भी किया जाता है, तशद्दुद करने के साथ साथ उनसे बेगार के तौर पर काम लिया जाता है। ताहम पुलिस ने जो इस हवाले से जो जेआई की तश्कील दी गई थी उस पर भी अमल दरामद करते हुए SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल ब्रांच के हमरा बारखान में जो है नुमाइंदे भी दीगर जो भिजवा दिए और जेआईटी किसी को भी मेंबर नामजद कर सकती है। 5 रुकनी जेआईटी ने 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके पेश करनी है। ठीक है। और अकरम ये भी बताइए कि क्या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है बतौर सहाफ़ी, क्या जो तहकीक इस वक्त पुलिस करने की कोशिश कर रही है या मीडिया में तासुर दे रही है, क्या वो तहकीक सही हो रही है? और ख़ास तौर पे ये साहब जिनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम है वो बतौर वजीर कायम है, कह रहे हैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, तो क्या CM बलोचिस्तान ने उनसे ये कहा है कि वो स्टेप डाउन करें जब तक ये मसला हल नहीं होता? क्या ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई है कि वो इस्तीफ़ा दें जब तक तहकीक नहीं होती, चूँकि वो असरअंदाज हो रहे होंगे इस तफ्तीश के ऊपर यकीनी तौर पर? क्योंकि इमरान बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ जो है बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी था, वहाँ पर भी जितने भी वज़रा थे उन्होंने भी इस तमाम सूरत हाल पर जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और सुबह वज़ीर दाखिला ने भी इस हवाले से ये कहा कि वज़ीर आला की हदायत पर हमने जेआईटी तश्कील दे दी है और वाक़ई की गैर जानबदाराना तहकीकात भी कराएंगे और वाक़ई से जो कबल तमाम कमिश्नर और निजी जेलों से मुतल्लिक मुफस्सल रिपोर्ट भी मुरतब करने की हदायत जारी कर दी गई है। इस हवाले से पुलिस को सख्ती से कहा गया है कि बारखान के जो AC हैं उनसे रब्ता करके जो अकूबत खाने हैं उनका सुराग लगाने के साथ साथ जो वहाँ पर मुक़ीद कैदी हैं उनको भी जल्द अज जल्द रिहा कराया जाए। ताहम अब सबसे अव्वलीन जो तरजीह है वो सूबाई वजीर के हवाले से और उन लोगों के हवाले से। और मुख्तसरन ये भी बता दीजिए कि जो लाशें रख के एहतजाज हो रहा था उस वक्त वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या अब भी एहतजाज जारी है, लाशें वहीं पे? हाँ जी जी बिल्कुल इमरान, ऐसे रात गए तक तो बाकायदा तौर पर लोग धरना देकर बैठे हुए थे, उनका यही कहना था और अब भी वो लोग धरना देकर बैठे हैं। जो कोयटा का रेड जोन है उसको चारों जानिब से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया, पुलिस की नफरी भी तैनात है। जो लवाहिकीन है उनका यही कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया अकरम कि आपने हमें अपडेट किया। वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह करे कि जो इस वाक़े के जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ये वो दरिंदगी का वाक़या है जिस पर पूरी कौम लरस जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे जो भी हमारे तक इन्फॉर्मेशन आएगी। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहें। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, और किताब है नेपाल नगरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और निकले तेरी तलाश में जो हमारी गुफ्तगू है वो मुस्तनसर हुसैन तार साहब से हो रही है किताब नेपाल नगरी के हवाले से। इससे गुज़श्ता जो किस्त थी उसमें बड़ी दिलचस्प बातें जो हैं उनसे पता चली। एक तो गाइड्स के हवाले से उन्होंने कहा कि ये इसकी जो खसलत होती है वो बैनुल-अक़वामी होती है। शरीयत तो इसकी कुछ भी हो सकती है लेकिन खसलत बैनुल-अक़वामी होती है और जितने भी गाइड्स हैं वो एक जैसे होते हैं। और उससे जो एक बात अख़ज़ की गई वो ये की गई कि आप जब भी कहीं पर भी टूर पर जाते हैं, किसी भी जगह पर आप जाते हैं, तो उससे पहले उस जगह का मुताला जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसकी तारीख़ के हवाले से, जोग्राफिया के हवाले से, उसकी सकाफ़त के हवाले से। अगर ये मुताला करके आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपका एक एक दिन, एक एक लम्हा जो है वो मानवियत से भरपूर हो जाता है।
और उससे आपको फिर एक लुत्फ आता है, बजाय इसके कि गाइड्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो है जो कि जिस तरह तार साहब कह रहे थे पिछली किस्त में कि वो गाइड्स तो आपको वही बताते हैं जो कि आप सुनना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सच सुनना चाहते हो। तो इस वजह से बेहतर है कि सच पहले ही पढ़ के जाए ताकि आपको लुत्फ आ जाए। नेपाल नगरी पर हमारी जो गुफ्तगू है वो तार साहब के साथ जारी है। तो तार साहब बहुत शुक्रिया। जो नेपाली गोल्डन गेट है आपने इस किताब में जिक्र किया है, आपने कहा है कि नेपाली गोल्डन गेट को देखकर तमाम तर हमदर्दी और इन्हिमाक के बावजूद ये समझ ना आया कि इसमें ज़ौक़ जमाल की वो कौन सी खुसूसियत है कि इसका दर्शन लाजमी ठहरे। सवाब, चिन्योट, भेरा और बेटशाह में ऐसे दर्जनों दरवाजे थे। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये नेपाली गोल्डन गेट क्या था, और नेपाल वैसे तो आपको बहुत फैसिनेट किया, नेपाल है ही बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन ये जो इनिशियल आपका जो तजुर्बा है नेपाली गोल्डन गेट के हवाले से वो कोई इतना आपको ज़्यादा यानी मुतासर नहीं कर सका, उसकी क्या वजह? देखिए, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताना। वहाँ भी कार्विंग बहुत अच्छी होती और एक ख़ास पैटर्न है नेपाल की कार्विंग का, और ख़ास तौर पे काठमांडू में आप जितनी भी बिल्डिंग्स देखते हैं उनमें कार्विंग देखने वाली होती है, लेकिन वो एक सेट पैटर्न है उसका। एक आप समझ लें कि हिंदुइज़्म प्लस स्पिरिचुअलिज्म प्लस कुछ बुद्धिज़्म, कुछ माउंटेन्स का असर जो होता है, माउंटेन्स की कार्विंग में थोड़ा फ़र्क होता है, तो उसमें एक मोनाटनी बाहर तो है। हमारी जो कार्विंग है इसमें लंबी बहस में नहीं पड़ता। मसलन सिर्फ स्वाद को आप ले, स्वाद में दुनिया की बेहतरीन कार्विंग है, अब भी हो रही है। चिन्योट इज़ एक्सपर्ट, आल्दो उसमें ज़ौक़ जमाल कम है क्योंकि वो कमर्शियल ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो जो पैलेस है, अबैंडन पैलेस, वो पूरे का पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो और उसकी वजह वही होती है वकार के भाई मुख्तलिफ जो कल्चर्स का जहाँ पे इज्तिमा होता है, इंटरेक्शन होता है, उसमें ये होता है कि एक तो नई चीज़ उससे जन्म लेती है तख्लीकी तौर पे, और दूसरे वो तमाम कल्चर जो है अलग अलग भी कहीं ना कहीं नज़र आ जाते हैं। अब मसलन आप, मैं जिस जगह बैठा हूँ, ये जो सोफ़ा है, ऑल्दो इट्स मॉडर्न, लेकिन इसकी जितनी कार्विंग है इसमें ये स्वाद की भी है, और इसमें जो फूल बने हुए हैं वो बुद्ध शायद के। चुनांचे मेरा तो अच्छा, एक वो एक्चुअली लोग बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं अपनी चीज़ें, जो भी उनके पास होता है। कुछ भी नहीं होता वो कुछ भी नहीं को भी फ़रोख्त करते हैं कि ये जी कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दुनिया भर में नहीं है। हम जो होते हैं हमारे पास सब कुछ है, लेकिन चूँकि हम खुद बोझे लोग हैं, हम उसको फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो इन्हीं दरवाज़ों के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ कि फ्लोरेंस में एक जो 5-6 मशहूर जगह हैं, उनकी मैं तफसील में नहीं जाता, माइकल एंजेलो का दाऊद है, तो वहाँ पे बहुत धूम थी कि जी जन्नत का दरवाज़ा है यहाँ पे, डोर ऑफ पैराडाइज उसका नाम। हम बड़े एक्साइट हुए कि चलिए, मतलब बाद की ज़िंदगी में वो दरवाज़ा देखना नसीब होता है या नहीं होता, तो यहाँ तो देख लेना, कुछ मतलब पता तो चले। अब वहाँ पे चौक में वो ब्रॉन्ज का शायद बना हुआ था, तो वो जाके मैंने तो वहाँ जाके बाकी लोग खड़े हुए थे, मैंने कहा जी जन्नत का दरवाज़ा किधर है? मैंने कहा जी ये है। तो वो ब्रॉन्ज में ढला हुआ था, वो बाइबल के चंद एक किस्से उसमें हुए थे, नक्श थे, और बहुत मामूली था, लेकिन अब वही चीज़ कि मशहूर कर दिया गया कि जन्नत का दरवाज़ा है। तो यहाँ की मैं आपको क्या बात बताऊँ, यहाँ पे आप लाहौर के अंदर जाएं, पुराने घर देख लें, अबैंडन्ड सारे, उनके दरवाजे देख लें, उनकी चौखटें देख लें, तो आप महसूस करेंगे कि भाई मतलब तारीफ तो उनमें जज़ब हुई, क्योंकि उनको देखता ही कोई नहीं। और वही बात कि हम अपने आप को फ़रोख्त नहीं कर सके। काठमांडू का मुवाजना जो है वो आपने अब्टाबाद से किया, और आपने अब्टाबाद को ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत करार दिया है 1000 गुना, लेकिन वो लैंडस्केप के हवाले से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब काठमांडू की हम बात करेंगे और बुलंद पहाड़ों के हवाले से हम बात करेंगे और ऐसी सरजमीन की बात करेंगे, तो हम उसका कंपैरिजन जो है, जो उसका जो मुवाजना है वो गिलगित या स्कर्दू से अगर करें, तो फिर आप क्या कहेंगे कि हम इसका गिलगित या स्कर्दू से अगर मुवाजना करें तो काठमांडू कहाँ खड़ा हुआ है? नहीं, गिलगित तो प्लेन शहर है जी,
लेट्स फेस इट, हिस्टोरिकली उसकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन उसमें कोई लोकल आर्किटेक्चर है सच आपको नहीं मिलता। मतलब है कि पुराने बंगले शंगले हैं, अलबत्ता स्कर्दू का अपना हिसाब किताब है, लेकिन स्कर्दू में भी माशाल्लाह हमने पुरानी जो थी खानकाहें, मेरे सामने एक खानका ढाई गई और उसमें इतना खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ था कि मैं बयान नहीं कर। तो मेरा ख्याल राजा का महल है, एक आध चीज़ और है। लोकेशन जो है, लोकेशन वाइज स्कर्दू का कोई मुकाबला नहीं किसी पहाड़ी शहर से, चाहे जाए कि खटमंडू का। लेकिन अगेन जो कल्चरली जो रिच है ना शहर, वो खटमंडू। सही। तो तार साहब, जब एक पाकिस्तानी जब जाए खटमंडू में, एक टूरिस्ट, एक सयाह, तो वहाँ पे क्या उसको एक सरप्राइज मिलेगा कि वहाँ पे जो उर्दू बोलने वाले हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि बड़ी आसानी से आपकी बात समझ भी जाते हैं और उर्दू बोलते भी हैं। जनरली एक पाकिस्तानी अगर सयाह जाएगा तो शायद उसके, या मेरे जैसा बंदा जब जाएगा तो उसकी बिल्कुल वहम गुमान भी नहीं होगा कि एक ऐसे मुल्क में मैं जा रहा हूँ और जहाँ पे उर्दू जो है वो बड़ी आसानी से समझी या बोली जाती है। तो ये बाकायदा एक सरप्राइज मिलता है। वो ऑलमोस्ट मतलब सारे उर्दू बोलते हैं। अच्छा। और क्योंकि एक उसको हिंदी कह दें, उर्दू कह दें, बेसिक जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेजेस का यहाँ एक ही है, चुनांचे उनकी अपनी ज़ुबान भी होगी है, और बड़े नेशनलिस्टिक हैं। आप देखें अजीब सा एक लिबास पहनते हैं, चुस्त पजामा, ऊपर टोपी वगैरह। उन दिनों तो उनका बादशाह भी जिंदा था, जिसके बाद उसके बेटे ने कत्ल कर दिया सभी को। मतलब उन्होंने मौका गनीमत जान के मेरा 11-12 लोगों को कत्ल कर दिया, वो पुरानी बात है। लेकिन वो बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं अपने बादशाह को, अपने क्वीन को, अपनी ट्रेडिशंस को। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, आप देखें ना कि एक बैकवर्ड है, देयर पुअर कंट्री, एक बैकवर्ड कंट्री है, लेकिन असल चीज़ किसी जो जगह है उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी इंटेलेक्चुअल जो इंटेग्रिटी होती है उसके ऊपर होती है। मैं अगेन पाकिस्तान की तरफ रेफरेंस नहीं देना चाहता, हाँ जी, लेकिन उनकी इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आइडियल्स के लिए कमिटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हैं कि वहाँ पे माओ तंजीम जो थी कम्युनिस्ट पार्टी की, माओ ग्रुप जो था वो बड़ा एक्टिव था, और उन्होंने कई जिन गाँवों पे उन्होंने कब्जा किया, दे वर नॉट अगेंस्ट रॉयल्टी एज सच, जिस तरह रशिया में था इनकलाब, ऐसा नहीं था। दे वांटेड टू कम इनटू पावर टू डू समथिंग फॉर द पुअर। एंड आई फील के यू नो कि भाई आजकल अभी जो उनके प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं वो शायद टाइगर कहलाते थे अपने, ही वॉज ए गुरिल्ला फाइटर माओ का, एंड ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर नाउ। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है कि एक बंदा स्ट्रगल करे अपने आइडियल्स के लिए और फिर उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन जाए और उसके लिए कुछ काम भी करे। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात हो रही थी तार साहब से नेपाल नगरी के हवाले से, और आपने देखा कि वो जो नेपाल की पॉजिटिविटी है उनकी इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी के हवाले से या उनके कल्चर के हवाले से, उसके तार साहब मदाह हैं। और तार साहब जो है वो पहाड़ों के हवाले से जो खूबसूरती है उसका सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तानी पहाड़ों को देते हैं, क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान से जो बुलंद पहाड़ है और उनके साथ जो एक रिश्ता होता है कल्बी, तो वो मेरे ख्याल में इजाज़त देता भी नहीं है कि आप इतनी आसानी से कह सकें कि किसी और मुल्क के पहाड़ जो हैं वो पाकिस्तानी पहाड़ों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। बहरहाल नेचर है और बहुत ही खूबसूरत है, और नेपाल इस हवाले से बहुत उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और बल्कि हमें नेपाल से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने सेहत को सेगमेंटाइज़ किया। मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो हैं उनके बड़े खूबसूरत हैं, पहाड़ एक है, ट्रैकिंग अलहदा है, बर्ड्स वाचिंग से लेके बहुत सारी ऐसी जहतें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ऑफकोर्स नेपाल से सीखनी चाहिए। नेपाल नगरी के हवाले से मुस्तनसर हुसैन तार साहब से गुफ्तगू जो है उसका सिलसिला जारी है। बहुत सारे सवालात हैं नेपाल के हवाले से जो रहते हैं पूछने। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जी। क्रिकेट यानी पीएसएल की हम बात करेंगे। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मैच हुआ और कोयटा ग्लैडिएटर्स हार गया और बहुत बुरा हार गया, 63 रन से शिकस्त हुई। हम चूंकि बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज में इन डिटेल बात कर चुके हैं इसके ऊपर। हाईलाइट यही थी कि जैसन रॉय कल चले, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो पाया। कल जब हम इस पे तजिया ले रहे थे क्रिकेट पे, तो हमारे एक्सपर्ट का ये कहना था कि शायद जो दूसरा इसकी जो दूसरा लेग है उसके अंदर शायद बेहतर
परफॉर्म करें जो बाहर से आने वाले बैटर्स हैं, क्योंकि अभी कराची उनको थोड़ा टफ टाइम दे रहा है, या मुल्तान भी इनफैक्ट शायद पिंडी और लाहौर उनके लिए बेहतर साबित हो। खैर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अब हम एक्सपर्ट एनालिसिस की तरफ चलते हैं और हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद हैं। सलीम खालिक साहब सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपसे कल के मैच के ऊपर ही तज्जिया लेना चाहेंगे, फिर उसके बाद आपने एक बड़ा खास इंटरव्यू भी किया दैट जस्ट रेड और कप्तान बाबर आजम का, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जरा कल के मैच पे अपना एनालिसिस हमारे सामने रखिए। व्हाट्स रॉन्ग विद क्वेटा? एवरीथिंग इज रॉन्ग विद क्वेटा। क्वेटा की टीम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही और बहुत मायूस। कल मैं स्टेडियम में देख रहा था कि मैच खत्म होने से बहुत पहले लोग वापस जाना शुरू हो गए थे, और किसी भी टीम किसी भी इवेंट के लिए ये एक बहुत ही बैड साइन होता है कि मैच खत्म हुआ नहीं, काफी ओवर बाकी हैं और लोग वापस जाने लगे। क्वेटा को सोचना पड़ेगा। ये तो टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें आपके पास कमबैक करने के बहुत मौके होते हैं, तो अभी भी कमबैक कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ चल नहीं रहा। जो अच्छे अच्छे बॉलर है वो भी इतने पिट रहे, जैसे आपने देखा होगा कल भी उनकी बॉलिंग जो थी इतनी अच्छी नहीं रही, बैटिंग में भी नहीं चल रहे। फॉरेन प्लेयर बड़े बड़े नाम है, एक मैच जो जीते वो भी गप्टिल ने जितवा दिया था। तो मेरा ख्याल है कि मोइन खान, सरफराज अहमद, नदीम उमर, इन सबको मिल बैठकर देखना पड़ेगा कि गलती क्या हो रही है, बड़े नाम जो है क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और क्या कुछ प्लेयर्स उन्होंने गलत लिए टीम में जो अब बोझ बनते जा रहे हैं टीम के ऊपर। तो बस अब मौके कम रह गए, ये ना हो मुझे तो डर है कि फ्लाइट निकल ना जाए नंबर पे कोयटा और कोयटा ही हो, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स हमने पहले सीजन में उस दिन भी आपसे बात कर रहे थे कि बड़ी अच्छी टीम रही है, बड़े इनकी परफॉर्मेंस, इनकी टीम बकौल इमरान की बड़ी बैलेंस्ड रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मैच के अलावा पिछले सही मैचेस में, सब मैचेस में हमने देखा है कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल भी अपना मोमेंटम को बिल्ड नहीं कर पा रहे। हालांकि इनका टीम कॉम्बिनेशन और दीगर बॉलिंग साइड हो या बैटिंग साइड हो, दोनों बड़ी अच्छी है। क्या आपको लगता है कैप्टनसी हो या दीगर मामलात हो, कोई सिलेक्शन में कोई मसला है, क्या बेसिक फ्लॉज हैं जो अभी तक कोयटा ग्लैडिएटर्स वो एक जो कह लेना केक नहीं ले पाई? आपने वो जो बकौल इमरान के कहा मुझे बड़ा पसंद आया आपने। बकौल इमरान, वैसे इमरान काफी इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई सारी चीजें हैं, सिर्फ एक नहीं, काफी सारी चीजें हैं। एक तो लग रहा है कि उनकी जो टीम है उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे मोहम्मद हफीज बहुत जबरदस्त प्लेयर थे पिछले साल तक, लेकिन उसके बाद उन्होंने साल भर कितनी क्रिकेट खेली PSL से कबल, वो तो कमेंट्री भी करने लगे थे, आपको पता है, वो टीम में आ गए। उमर अकमल की आप फिटनेस देख लें। नहीं, अच्छा आप जरा थोड़ा ये तनकीद वाला चैप्टर तो हमने भी किया पहले भी, और आप भी सारी बातें बनती भी है, लेकिन अंदरूने खाना है क्या वो कल हमें माजिद ने बताया कि, बल्कि माजिद का ख्याल था ये कि आप इसको उमर एसोसिएट ना बनाएं इस टीम को ना, आई मीन वो उनकी जो पेरेंट कंपनी है उसकी तरफ रेफर कर रहे थे, एंड आई थिंक दैट्स अ रियल एस्टेट कंपनी, आई थिंक, मुझे श्योर नहीं है, आप बताइएगा मुझे इस हवाले से। तो बेसिकली मसला है कहाँ पे? ये सिलेक्शन क्या जो टीम मैनेजमेंट है सलीम साहब वो कर रही है, इस वजह से मसला है? सरफराज को इख्तियार नहीं है, क्योंकि सरफराज तो बहरहाल एक बड़े एक्सपीरियंस कैप्टन है और कामयाब कैप्टन भी, मैं उनको कहूं तो गलत नहीं होगा, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी फतूहात की हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम है कहां कोयटा के अंदर, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उमर एसोसिएट्स की टीम खेल रही है, क्योंकि जेसन रॉय उमर एसोसिएट्स के कहां से आ गए, बहुत सारे ऐसे और भी, मार्टिन गुप्टिल उमर एसोसिएट्स के कहां है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बाहर के प्लेयर्स, मेरा ख्याल है उनका कोई टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है वो सबसे बड़ा मसला है। अगर जेसन रॉय और मार्टिन गुप्टिल जैसे प्लेयर्स आपके लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, कंसिस्टेंसी नहीं है, एक आध अच्छी इनिंग आ रही है, तो फिर तो आपका हारना नजर ही आ रहा होता है। तो सिलेक्शन के ऊपर नहीं। फिर एक और कोयटा के साथ ये हुआ कि हासारंगा भी अब जो है वो नहीं आ पाएंगे, तो इस तरह की काफी सारी चीजें मिल रही, कैप्टन वगैरह का। लेकिन सलीम भाई, लीग्स के अंदर माजरत के साथ ये भी तो टीम मैनेजमेंट ने शोर करना होता है ना। अगर आप एक प्लेयर को बुक कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, तो आपने उनकी डेट्स को और इन चीजों को भी तो आप ही ने शोर करना होता है ना। नहीं, ये PCB को देखना चाहिए ना, मतलब एक जब प्लेयर, आपने एक लिस्ट दी कि आप इन प्लेयर्स में से सेलेक्ट करें, टॉप आपका जो था वो प्लेयर जो था उसको आपने लिया, उसके ऊपर सारा आपका था, आप कुछ आपने मिठाइयां बांटी के यार ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। एंड में जब इवेंट शुरू हुआ तो पता चला उसको NOC नहीं मिला, तो ये
हमारे प्लेयर्स तो जो सेकंड क्लास बांग्लादेश क्रिकेट लीग है, आपको पता होगा 20-20 खिलाड़ी हम लोग रिलीज कर देते हैं, श्रीलंका के भी हम साथ देते हैं। जब हमारी लीग का वक्त आता है तो किसी का वर्कलोड का ख्याल आ जाता है, किसी का कुछ ख्याल आ जाता है, आगे आ जाती हैं। अच्छा सलीम वाली साहब, अब हमने कोयटा को छोड़ दिया, अब कोयटा तो नहीं परफॉर्म करे, लाहौर कलर हाँ हमने छोड़ दिया, डिसोन कर दिया थोड़ी देर के लिए। मुल्तान वर्सेस कराची किंग्स, अब ये बताएं कि आज का जो मैच है, कराची किंग्स लास्ट मैच के बाद कुछ हौसला हुआ होगा उनकी, जो अफाका हुआ होगा। मुल्तान सुल्तान तो वैसे एक बात याद कराओ ना, कल की फेवरेट सलीम साहब की कोयटा थी, कोयटा थी। ओए हाँ चलिए, मेरी 2 टीमें फेवरेट है, कोयटा और लाहौर। ओह नाइस, ठीक है, बस लाहौर आपका कुछ करेगा। अच्छा कराची वर्सेस मुल्तान, मुल्तान बेहतरीन है टीम और कराची किंग्स बेहतर होने की कोशिश कर रही है। मुल्तान की टीम नो डाउट बेस्ट टीम है अब तक की PSL की, मुसलसल चौथी फतह का उसके पास मौका होगा और बहुत जबरदस्त कैप्टनसी रिजवान की थ्रू आउट खेलते चले आ रहे हैं। अभी बांग्लादेश में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ भी उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और एक जेल हुई नजर आ रही है टीम। और सबसे अच्छी बात यह कि प्लेयर्स उनके परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेन प्लेयर्स हो और या यंग प्लेयर जो है। आपने देखा होगा सराज ने कैसी बॉलिंग की, पिछले साल शाहनवाज धानी आ गए थे, उन्होंने बड़ी विकेट ले ली, जब तो खैर उंगली टूट के बाहर हो गए। तो जब एक टीम के ऐसे प्लेयर जो किसी गिनती में ही नहीं होते, आप उनको रखते हैं कि यार चलो 11 पूरे कर ले, वही प्लेयर अगर मैच विनर बन जाए तो उस टीम को आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। जहां तक कराची की बात है, कराची की टीम के साथ भी बहुत मसाइल हैं और एक आध मैच आपने उनको जीतते हुए देखा होगा, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा नहीं लगती मुझे कराची की टीम माजरत के साथ। हाँ, मुझे उनका इन्हिसार। तो आज का मैच कितना इम्पोर्टेंट है जीत के मोमेंटम के लिए? क्योंकि एक तो बात तय है कि उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा 3 मैच मुसलसल हारने के बाद, और सबसे स्ट्रांग टीम को उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से हराया था, हमने पिछले शो में भी डिस्कस किया था। तो आज का मैच अगर कराची किंग्स जीतने में कामयाब होती है, उसके मोमेंटम को कितना हेल्प करेगा और हमारी ख्यालात को भी तब्दील करने में, जो हम किंग्स के बारे में रख बैठे हैं कि नहीं इन्होंने तो नीचे ही जाना है अब? बिल्कुल, बहुत। अगर आप किसी नंबर 1 टीम को हरा दें जो मुसलसल जीतते चले आ रही है तो आसमान पे आपका कॉन्फिडेंस पहुंच जाएगा। तो ये तो है, लेकिन अब ग्राउंड में जाके देखना होगा उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। जब प्लेयर्स उतरते हैं मैदान में, हम जब देखेंगे उनको खेलते हुए। मुल्तान की टीम होम ग्राउंड पे खेल रही है, मुसलसल जीतती चली जा रही है। तो अगर आप मुझसे पूछें, फिलहाल तो मेरे जो फेवरेट टीम है इस वक्त मुझे जो लग रहा है वो मुल्तान ही है, लेकिन कराची का भी T20 क्रिकेट का ना इमरान कुछ पता नहीं होता। अभी हम कोयटा की एक ओवर तब्दील कर लेता है, क्या पता अगले 3 मैच कोयटा जीत जाए लगातार। एंड वी रिमेंबर द मार्टिन गप्टिल वाला ओवर जिसमें एक ओवर में 30 लग गए और फिर मैच भी जीत गई टीम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये बाबर आजम का इंटरव्यू इस वक्त मेरे सामने भी खुला है, आज रोजनामा एक्सप्रेस में छपा है, आपने जो किया इसमें कुछ बड़ी अहम बातें हैं, लेकिन मेरी जो दिलचस्पी है, मैं वो पॉइंट आपसे पूछ लेता हूं कि बाबर ने एहसानुल्लाह का जिक्र किया, तो उनके बारे में उन्होंने बात की, शायद आपने पूछा होगा या फिर उन्होंने खुद किया, ये भी बता दीजिए। और सैम अयूब का भी उन्होंने जिक्र किया। तो क्या ये इंडिया है कौमी टीम के कप्तान इन 2 प्लेयर्स को के पलड़े में अपना वजन डाल रहे हैं? कैन वी लाइक समहाउ एक्सपेक्ट कि ये दोनों प्लेयर्स टीम का हिस्सा हो सकते हैं कमिंग किसी भी टूर के अंदर? इमरान, ये मैंने सवाल पूछे थे, दोनों के नाम ले लेके, क्योंकि यंगस्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मैंने कहा कि अगर कैप्टन के मुंह से उनके बारे में कुछ अच्छे अल्फाज निकल आए तो उनकी भी हौसला अफजाई होगी। तो मैंने दोनों के बारे में सवाल पूछा और साइम का भी बाबर ने यही कहा कि उनकी परफॉर्मेंस में बहुत बेहतरी आई है और देख के उनको बड़ी खुशी होती है। और ये हकीकत है, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर साइम कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेले थे और आते थे और चले जाते थे। इस बार उन्होंने काफी अच्छे स्ट्रोक्स खेले और आपको पता है हम लोगों के तो नेचर क्या है, हम तो 1 मिनट में आसमान में हो जाते थे, तो हमने सईद अनवर के साथ भी मिला दिया उनको। सईद अनवर की झलक नजर आई। ये तो वकार यूनुस भी मिला रहे थे वैसे। हाँ, जो करना नहीं चाहिए। और इसी तरह इसरार उनका भी उन्होंने तारीफ की। उन्होंने एक बात बाबर ने बड़ी अच्छी बोली कि PSL एक बहुत अच्छा मौका है जिससे आप कौमी टीम में आ सकते हैं, और मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। वजह इसकी ये है कि PSL का स्टैंडर्ड जो है बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह है। आप देख रहे हैं सारे प्लेयर, आपको भी पता है ना, मुझे भी पता है, दूसरे लोगों को भी पता है। कौमी जो क्रिकेट होती है, नेशनल टूर्नामेंट दूसरे, उसमें पूरे साल मेहनत करते हैं, हमें किसी का पता नहीं चलता। PSL में एक अच्छी इनिंग होती है, किसी को हम सईद अनवर कह देते हैं, किसी को वसीम अकरम कह देते हैं। तो ये अच्छा चांस है इन लड़कों के लिए कि ये इनको बहुत एक्सपोजर मिला है, नजरों में भी आ गए, और कप्तान की नजरें हैं सारे प्लेयर्स पे, वो बिल्कुल तगड़े होके खेलें, परफॉर्म करें। कप्तान देख रहे हैं, सबको क्या पता आगे चांस भी मिल जाए। ठीक है, तो हम अगर अब तक होने वाले ये जो चंक है PSL का, अगर मैं आपसे मुख्तसरन ये पूछूं कि ये किसके नाम आपको लगता है, तो आप किसके नाम करेंगे? किसी सर्टेन टीम के नाम, तमाशाइयों के नाम, या प्लेयर के नाम? जी,
तमाशाइयों का इमरान, बड़े मुझे थोड़ा अफसोस है कि कराची में अगर आप ओवरऑल कुछ हो गया है कराची की तमाशाई में, कोई दिल विल टूट गया मुझे लगता है। लोग नहीं आए क्रिकेट को वैसे नहीं ले रहे। कुछ मैचों में था लेकिन वैसे इतने लोग नहीं आए, तो मैं सोच रहा हूँ लाहौर आऊं और आप लोगों के साथ एक मैच देखने जाएं, वहाँ पर अच्छा हम कराची और लाहौर का मैच देखेंगे, कराची और लाहौर का मैच। और अभी तक जो है मुल्तान सुल्तान मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और ये टीम जो है लग रहा है अभी तक का जो PSL हुआ है मुल्तान सुल्तान के नाम। ठीक है, और अब चूंकि अरमला ने बकौल इमरान कहा था, तो बकौल अरमला जो आज का मैच है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें आपके ख्याल में कराची किंग्स अपने पिछले मैचेस के मुकाबले में किसी डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ उनको आना चाहिए, या फिर जो लास्ट मैच के अंदर जिसमें उनको फतह हुई वो स्ट्रेटजी ठीक थी, उसी के साथ ही आएंगे? हाँ बिल्कुल, जब आप जीते होते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी ठीक है और हमको इसको ही बरकरार रखना चाहिए आगे और मैचेस जीतने के लिए। तो मेरा ख्याल है उसी स्ट्रेटेजी को बरकरार रखेंगे। और यू नेवर नो इमरान, क्या पता भाई कराची आज ऐसा हरा दे मुल्तान को कि फिर कल हम लोग बैठ के बात कर रहे हो कि यार देखो क्या हो गया। मतलब आपकी होम टीम वर्सेस आपकी वन ऑफ द पसंदीदा टीम्स। ठीक है खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने आई का इजहार किया। सीनियर तजियाकार सलीम खालिद साहब क्रिकेट के हवाले से, PSL HBL PSL 8 के हवाले से उसकी जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उस पर बात कर रहे थे। फिल वक्त मुल्तान बड़ी कन्विंसिंग नज़र आती है और बड़ी कंसिस्टेंट नज़र आती है। उसकी बुनियादी वजह उनके कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, द वे ही परफॉर्म्स, द वे ही पार्टिसिपेट्स सारी टीम के मामलात के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इस वक्त बाकी टीम्स तो सारी नज़र आ रही हैं लेकिन कप्तान 2 ही नज़र आ रहे हैं जो कि जिनके ऊपर भरपूर जो है लाइमलाइट के अंदर है। बाबर आजम ऑब्वियसली द नेशनल कैप्टन, एंड विद दैट रिजवान साहब द एक्सपेक्टेड समहाउ कैप्टन, कभी हो भी सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये गेम चल रहा है। खैर हमने PSL 8 के बारे में बात की, मैच कैसा होता है आपको आगाह करेंगे। फिर वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जदीद दुनिया के हवाले से बात करते हैं। एक तजदीद की जानिब या जदीदियत की जानिब दुनिया इस वक्त गामजन है और हर चीज़ की नौयत को तब्दील किया जा रहा है या वो हो रही है। इनोवेशंस आ रही हैं दुनिया में, नई नई टेक्नोलॉजी हो, बिजनेसेस हो, हर चीज़ के अंदर नित नए तरीक़ाकार भी आ रहे हैं, एज ऑफ शायद इनोवेशन भी आ रही है। और बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनके पास आइडियाज़ भी होते हैं मगर वो बेहतर गाइडलाइंस ना होने की वजह से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उनको ज़रूरत होती है एक बेहतर स्टार्टअप के लिए, एक बेहतर गाइडलाइन की। तो जनाब PITB पाकिस्तान पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हवाले से बात करते हैं। उसके इश्तराक से नेशनल एक्सपेंशन प्लान ऑफ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स प्रोग्राम के तहत इन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन मौक़े का एहतमाम किया जा रहा है। इंक्यूबेशन मराकज़ का दौरा करें और अपने आइडियाज़ को उनके साथ शेयर करें। मुफ्त जगह, माहाना वजीफ़ा और कारोबार की मुआवनत और कानूनी रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं और इसी पे हमने बात करें। इसी पे हम बात करेंगे। बहुत बेहतरीन आइडिया है क्योंकि जब भी स्टार्टअप्स की बात होती है बहुत सारे नौजवानों को मसाइल का सामना करता है कि बेहतर गाइडलाइन उनको नहीं मिल पाती। खबीरुल तनवीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइडिया बेसिकली क्या है, इसके तहत किस तरह से लोगों को ये अकोमोडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो इन इंक्यूबेशन सेंटर के हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो गया है, आप लोग किस तरह से लोगों को गाइड कर रहे हैं और ख़ास तौर पे उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने में किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो बेसिकली 2012 में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने प्लान 9 का एक मंसूबा स्टार्ट किया जो पाकिस्तान का फर्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर था गवर्नमेंट बेस्ड। उसकी सक्सेस मॉडल को देखते हुए 3 साल पहले फेडरल गवर्नमेंट ने प्लान PITB को ही एक एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट दिया जिसका नाम नेशनल एक्सपेंशन प्लान ऑफ NICs था। उसके तहत पूरे पाकिस्तान में 13 इंक्यूबेशन सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान हमने गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर इस्टेब्लिश की हैं जो कि अब रनिंग में अब हम 3rd साइकिल तक खत्म हो चुके हैं। अब हम 4th साइकिल की एप्लीकेशन ड्राइव ले रहे हैं जिसमें आपने जैसे आपने कहा मुफ्त कानूनी मुआवनत, ऑफिस स्पेस, उसके अलावा मेंटरशिप, ये सारी सहूलियात जो कि यंग स्टार्टअप को चाहिए होती हैं गाइडलाइंस, वो हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आपने कहा ये 13 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर है ये जो सेंटर्स है, तो इसका मतलब है ये वही जो पुराना 3 साल पहले वाला फेज है उसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ नई कुछ एडिशंस भी हैं इसके अंदर? अब बेसिकली यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पेस है लेकिन उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट आके अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट या मतलब कोई एज लिमिट नहीं, बेसिकली कोई भी आके अप्लाई कर सकता है। उसके पास कोई भी आइडिया हो, सिर्फ आइडिया होना चाहिए
एग्जीक्यूटेबल हो और वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ये ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब इस तरह का कोई आइडिया पिच करते हैं, जिस तरह आपने खुद भी कहा यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपकी कोलैबोरेशन है, जब ये आइडियाज़ पिच होते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स को उनकी एग्जीक्यूशन में लेकर, और आइडियाज़ को जो पॉलिश करने का एक प्रोसेस है वो भी इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी है, देन फर्दर उसका फ्यूचर में जो उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो हाउ डू यू गाइस हेल्प? तो बेसिकली इसका मैं जवाब इस तरह दे सकता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप का मकसद ही यही होता है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन्हें इनोवेटिवली सॉल्व करें। स्टूडेंट्स इसी दुनिया में रहते हैं, वो देखते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट वो क्या देख रहे हैं, उसके अलावा बाकी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो वो सोच रहे होते हैं कि हम अपनी स्किल्स को देखते हुए ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और इसलिए ये पूरा प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी आके अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए चूंकि बहरहाल एक ये खबीर सरकारी एक काम है, और जहाँ पे भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सरकार का ठप्पा लग जाता है ना, या कोई लिंक बन जाता है, तो ये वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रेड टेपिज्म भी आ जाता है, फाइलों का घुमाव फिराव भी आ जाता है कि जी मैंने अप्लाई कर दिया। जैसे कि बहुत सारे मुख्तलिफ यूथ लोन स्कीम्स के अंदर मैंने देखा है कि बहुत सारे डिजर्विंग ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं, उनको लोन्स नहीं मिलते, या इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है कि वो बेचारे फिर थक हार के बैठ जाते हैं, यानी कि जो सहूलत जिस शख्स के लिए बनाई जाती है उस तक वो नहीं पहुंच पाता। तो क्या आपने इसका मैकेनिज्म क्या रखा है जी, हाउ टू रीच यू गाइज, कैसे काम आदमी पहुंचे आप तक? हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर या मैकेनिज्म जो आप कह रहे हैं वो बहुत सादा है। हमारा एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, ऑनलाइन फॉर्म आके अपना आइडिया फिल कर देते हैं, ठीक है। फिर इनिशियल शॉर्टलिस्ट होती है, इनिशियल शॉर्टलिस्ट के बाद हमारा एक इवेंट होता है जिसे कहते हैं हम लॉन्च पैड। लॉन्च पैड बिल्कुल एक न्यूट्रल इवेंट होता है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स, एकेडेमिया के लोग आके जज करते हैं। तो एक बिल्कुल एक न्यूट्रल बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं 10 स्टार्टअप्स जो कि इंक्यूबेशन में हमारे 7 से 6 महीने इंक्यूबेट होते हैं। अच्छा, तो इसमें आपकी जो फैकल्टी है वहाँ पे, या जो लोग हैं इसके लिए मौजूद, उनको उनकी सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया, आई मीन हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं ये ऐसे लोग इनके अंदर मौजूद हैं जो कि राइट ट्रैक के ऊपर गाइड कर पाएंगे? और दूसरी बात ये भी है कि क्या कुछ सर्टन शोबे हैं जिसके ऊपर खास फोकस है आपका गाइडलाइंस को लेकर, या फिर जो मेरा इंटरेस्ट है मैं जाके उस बारे में आपसे बात कर सकता हूँ और मुझे उससे रिलेटेड जो मटीरियल है वो मिलेगा वहाँ पे? सो बेसिकली हमारा जो क्राइटेरिया होता है कि हम देखते हैं कि जो आइडिया हो उसमें एक टेक्नोलॉजी का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जहाँ इर्द गिर्द देखे जहाँ भी तरक्की हुई है वो टेक्नोलॉजी के बेस पे हुई है। तो हम टेक्नोलॉजी के एलिमेंट जरूर देखते हैं, हम देखते हैं कि आइडिया के अंदर टेक्नोलॉजी का एलिमेंट कितना है। उसके अलावा जो जजेस या आप मेंटर्स की बात कर रहे हैं ना, हमारे 3 मेंटर्स तो PITB के ऑन ग्राउंड हमेशा होते हैं, वही फिर आउटसाइड एक्सटर्नल ट्रेनर्स वगैरह ये लेकर आते हैं, और वो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेनर्स की काबिलियत क्या है। हम लिंक्डइन के उनके प्रोफाइल्स वगैरह देखते हैं, उनके रिव्यूज वगैरह देखते हैं, उसके बाद हम ट्रेनर्स को ऑन बोर्ड करते हैं फॉर ट्रेनिंग सेशंस। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से बात की, ऑब्वियसली जब स्टूडेंट्स अप्लाई, या जो भी आपने कहा कि एज लिमिट नहीं है, अप्लाई करते हैं, तो जो आइडियाज़ हैं बेसिकली उन आइडियाज़ की कामयाबी का जो कह लें उसका फॉलो अप रखना और उसका कामयाब होना किस तरह से गारंटी किया जाता है? सेकेंडली, और जो अभी तक आप लोगों ने लोगों को या स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को हेल्प किया है वो अब तक किस हद तक उसकी जो सक्सेस रेशो है उस हवाले से भी बताएं। तो ये बिल्कुल मैं नंबर्स बिल्कुल बताना चाहूंगा। पूरे पाकिस्तान में 13 सेंटर्स अगर कंबाइन किए जाए तो हमें 8000 प्लस एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं तकरीबन 1.5 साल। उसमें तकरीबन 250 ग्रेजुएट स्टार्टअप्स है, 600 प्लस मिलियन PKR का रेवेन्यू है, और 8700 प्लस जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। 8700 लोगों को रोजगार मिल रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी फिगर है। और 3,30,000 कस्टमर्स हम सर्व कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। मैं लाहौर का इंक्यूबेशन सेंटर का मैनेजर हूँ। लाहौर में 15 मिलियन प्लस का रेवेन्यू है, और तकरीबन हम
4,000 प्लस कस्टमर्स हम सर्व कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फिगर है। तो कबीर, मेरा हमेशा एक कंसर्न पाकिस्तान के फार फॉर लॉन्ग एरियाज के हवाले से भी होता है। वी जस्ट टॉक अबाउट पंजाब, चूँकि आप पंजाब IT बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो साउथ पंजाब के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ के लोगों का एक्सेस नहीं होता है, बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उसकी बुनियाद वहाँ पे मौजूद है, तो उसको केटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर केटर कर लिया जाए तो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एंगेजमेंट दोनों में हमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो डोंट यू थिंक कि सिर्फ इसको इंक्यूबेशन सेंटर्स को बड़े इंस्टीट्यूशंस तक महदूद करना कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आइडिया नहीं होगा, दो कि ये भी बहुत अच्छा और बड़ा इकदाम है, इसको फैलाना पड़ेगा आगे। जवाब भी इसी तरह से नेशनल प्रोजेक्ट है, ये पूरे पाकिस्तान में है, पूरे पाकिस्तान में। हमारे सेंटर गिलगित में भी है, मुजफ्फराबाद में भी है, उसके अलावा सिंध में भी 13 सेंटर अक्रॉस पाकिस्तान। और ये जो मैंने नंबर सारे बताए हैं ना, ये पूरे पाकिस्तान से जमा किए गए हैं। 8,000 एप्लीकेशन पूरे पाकिस्तान में, 600+ मिलियन रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान से, 8700 जॉब पूरे पाकिस्तान से। तो वो जो आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ पंजाब को मैनेजर मुतमईन है उस रिस्पांस से जो आपको पब्लिक की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि हमारे नौजवानों की हम अक्सर एक बात करते हैं कि इंटेंशन हमेशा ग्रेजुएशन करके अपने 14 या 16 साल लगा के एक 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी करना होता है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आते हैं या इनोवेशन की तरफ यूजुअली नहीं आते। उसकी वजह शायद ये भी है कि हमारे इंस्टीट्यूशन उस तरह से गाइड भी नहीं करते, वो मेंटोरशिप देते भी नहीं है। तो आप उस रिस्पॉन्स से मुतमईन है जो अब तक आपको मिला है, आप समझते हैं नहीं ज्यादा लोगों को आना चाहिए इस तरफ? ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्लाई करना चाहिए। लाहौर सेंटर की एप्लीकेशन अभी तक लाइव है। मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, मैं मीडिया में अपीयर होता हूँ इसी मकसद के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज मिले और अप्लाई करें। बेसिकली आगे जो दौर है ना, वो है एंटरप्रेन्योरशिप का। आप जॉब सीकर ना बने, आप जॉब क्रिएटर बने। आप एक बंदा एक खानदान के अंदर कारोबार अच्छा चलाता है ना, तो वो पूरे खानदान को एलिवेट कर देता है। यही हमारा मकसद है कि आप अपने लिए ना सोचे, आप एक दूसरे के लिए भी सोचे और एक अपने प्रॉब्लम्स देखे, प्रॉब्लम्स क्या है आप खुद सॉल्व करें उसे, और ये एंटरप्रेन्योरशिप भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच खबीर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ा अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास आइडिया हैं लेकिन एग्जीक्यूशन करने के लिए या उसमें आपको गाइडेंस के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके अपने आइडिया को पिच कर सकते हैं। आपको जो भी रिलेटेड हेल्प होगी वो मिलेगी, और इस हवाले से जो 13 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आगे बढ़ते हैं जी, और एक आलमी मंजरनामे से खबर, बल्कि इनफैक्ट भारत के हवाले से आपके सामने रखते हैं, जिसमें आलमी मीडिया के बाद बीजेपी के जो अस्करी विंग है RSS, उसने भी मोदी के गुजरात फसादात में मुलव्वस होने का इतराफ़ किया है। हम जानते हैं कि मोदी इसमें बराह रास्त मुलव्वस रहे हैं, लेकिन अब RSS के जो सरबराह हैं उनका ये कहना है कि अगर मोदी की पुष्पनाई पर ना होते तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। वो कहते हैं ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो मोदी की पुष्पनाई करने वाली ये जो हिंदू इंतहा पसंद जमात RSS है, जो कि दहशतगर्द जमात है, इसने मोदी के जो गुजरात के वाक़यात हैं जिसमें बतौर कसाई इनको जाना जाता है, बुचर ऑफ गुजरात इनको कहा जाता है, उसका इतराफ़ किया है। इनकी जमात बीजेपी और इसकी हिमायती इंतहा पसंद जमात RSS के दरमियान इस वक्त जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और अब वो भांडा जो ना हड्डियाँ बीच और राहें फूट रही है, हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। और जो RSS है उनके सरबराह उद्धव ठाकरे ने गुजरात फसादात में मोदी के वहशियाना और होलनाक किरदार को तस्लीम किया है। उद्धव ठाकरे के मुताबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के वज़ीर आला होने के तौर पर मोदी को कानूनी जिम्मेदारी अदा करने का हुक्म दिया था, लेकिन मोदी ने ऐसा ना किया, और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि अगर बाल ठाकरे मोदी की पुष्पनाई ना करते तो मोदी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। और कौन नहीं जानता कि बाल ठाकरे कितना बड़ा मनफी किरदार है भारत के अंदर, और सो कॉल्ड डेमोक्रेसी भारत जिसे कहता है, और सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म जिसकी भारत प्रचार करता है, इसके ऊपर कितना बड़ा धब्बा है। और इस वक्त भारत के सबसे बड़े दहशतगर्द उनके वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने निहत्ते शहरियों का, भारतीय शहरियों का, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से था, उनका कत्ल किया, उन्हें जला दिया। आई होप कि उन पे इंसाफ किया जाए और उनको इस पर करार वाकई सजा दी जाए नरेंद्र मोदी को। इस पर हम बात करते रहेंगे जी। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। वी होप आपका वक्त हमारे साथ अच्छा गुजरा। कल आपसे मुलाकात होगी फिर इंशाअल्लाह।